गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कराने जा रहे हैं और मैं रूपाली अग्रवाल आज से आपको जो भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जितने भी सेक्शंस हैं वो मैं आपको बेयरएक्ट से पढ़ाऊँगी। तो आप सब लोग अपने बेयरएक्ट्स खोल लीजिए, उससे ही साथ साथ पढ़ते जाइए तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये सारा जितना भी प्री का क्वेश्चंस हैं, मैंने देखे भी एग्ज़ाम्स में किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सब टू द पॉइंट क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए इसमें हम बेयरएक्ट से ही स्टडी करेंगे ईच एंड एवरी सेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, सबसे पहले हम देखेंगे इट्स द एक्ट नंबर 3 ऑफ 1930। हमको याद करना है कौन सा एक्ट नंबर है सेल्स ऑफ गुड्स का। इट्स द एक्ट नंबर 3। नाउ वी विल सी इट्स इनैक्टमेंट डेट, ये भी हमें याद करनी है। इट इज़ 15 मार्च 1930। तो ये सब जो भी डेट्स हैं, जो भी प्री के हिसाब से क्वेश्चंस हैं, वो आपको लर्न आउट ही करने होंगे। क्योंकि कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द इनैक्टमेंट डेट, व्हाट इज़ द इन्फोर्समेंट डेट, और इन्फोर्समेंट डेट तो नंबर ऑफ़ टाइम्स पूछी गई है। और जो ये सेक्शन 2 में हम डेफिनेशंस देखेंगे, इसमें कोई सा भी पार्ट पूछ सकते हैं कि कौन से जो सेक्शन है 2, उसमें इन विच पार्ट व्हाट इज़ डिफाइंड। जैसे 2(1) में बायर है, 2(3) में गुड्स हैं, 4 डॉक्यूमेंट, लाइक दैट, है ना। तो वी विल सी नाउ इट्स द एक्ट नंबर 3 ऑफ 1930। इनैक्टमेंट डेट इज़ 15 मार्च 1930। Now we will see the chapter 1 preliminary. Short title, extent and commencement. This act may be called that Sales of Goods Act 1930. It extends to whole of India. पहले यहाँ पर तो एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसको जो कर दिया है, द वर्ड एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर इज ओमिटेड बाय द जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019, 34 of 2019, section 95 and 96, शेड्यूल 5 टेबल 1 विद इफ़ेक्ट फ्रॉम। कब से इफ़ेक्ट में आया ये, और ये जो जम्मू एंड कश्मीर इसमें अब इंक्लूड हो गया है। पहले इट वाज दैट कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड इट कम्स विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019. Now we will see it shall comes into the force on the 1st July 1930. It's the most important question. Again asked in the pre. It is 1st July 1930. आपको याद करना है, ये कई बार पूछा गया है। Now we will see the definitions under this act. First one is the buyer. It means a person who buys or agrees to buy goods. Simple, a person, जो person गुड्स को खरीदता है वो क्या होता है, बायर। ओके, नाउ वी विल सी दी सेकेंड वन। अब जैसे कि इसमें है क्रेता, बायर को क्या बोलेंगे, क्रेता। क्रेता से ये माना जाता है कि जो भी माल का क्रय करता है या क्रय करने का करार करता है, तो उसको क्या कहते हैं, बायर कहते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट वी मीन बाय डिलीवरी। डिलीवरी मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफ़र और पोजेशन ऑफ वन पर्सन टू अनदर। मतलब यहाँ पर है कि यदि हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई गुड्स के लिए या ट्रांसफ़र करता है गुड्स का, या उसे पोजेशन में कोई चीज़ देता है या डिलीवरी देता है किसी भी सामान की, तो उसको क्या कहा जाता है, डिलीवरी। मतलब ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन ऑफ सम गुड्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन द्वारा, फ्रॉम वन पर्सन टू दी अदर पर्सन। यहाँ पर इसको बोला गया है हिंदी में परिधान। परिधान से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कब्जे का स्वेच्छा से अंतरण देता है। अब थर्ड वन हम देखेंगे, गुड्स आर सेड टू बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट। जो यहाँ गुड्स हैं वो शुड बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट when they are in such a state that the buyer would under the contract be bound to take delivery of them. मतलब गुड्स जब डिलीवर होंगे वो डिलीवरेबल स्टेट में होने ही चाहिए, परिदेय की स्थिति में होना चाहिए। माल का परिदेय स्थिति में होना तब कहा जाएगा
जब वह ऐसी स्थिति में होगा कि क्रेता उसका परिधान लेने के लिए संविदा के अधीन आबद्ध हो, मतलब उसको लेना ही होगा, डिलीवरेबल स्टेट में होंगे गुड्स। फोर्थ वन इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स टू गुड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। 2.4 what is the document of title of goods? It means or includes a bill of lading, dock warrant, warehouse keeper's certificate, hanger certificates। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि what the document includes, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, डॉक वारंट हो गया, बिल्स ऑफ लेडिंग हो गई, वार फिंगर का सर्टिफिकेट हो गया, रेलवे रिसिप्ट हो गई, वारंट और ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स ये हो गया। ये सब क्या होंगे? डॉक्यूमेंट्स। एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज प्रूफ ऑफ द प्रोफेशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स और ऑथोराइजिंग either by endorsement by delivery the document to transfer receive goods thereby represented। यहाँ पर हो गया माल पर हक की दस्तावेज। तो दस्तावेज को क्या बोला जाता है यहाँ पे? डॉक्यूमेंट। जैसे इसमें कुछ भी हो गई, रेल की रसीद हो गई, या वारंट या आदेश हो गया किसी सामान का, या फिर इसमें कोई डाक का वारंट हो गया, वो माना जाएगा। इस तरह के जो भी ये डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो माने जाएंगे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। फॉल्ट मीन्स रॉन्गफुल एक्ट और डिफ़ॉल्ट। अगर हम कोई रॉन्गफुल एक्ट करते हैं, डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो इट्स अंडरस्टूड व्हाट इज़ फॉल्ट। फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल। फ्यूचर गुड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है 2.6 में। व्हाट इज़ फ्यूचर गुड? फ्यूचर गुड का यहाँ पर मतलब है वो गुड्स मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करना बाय द सेलर जो कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इसको यहाँ पर कहा गया है भावी माल। भावी माल से यहाँ अभिप्रेत है जिसे विक्रय की संविदा करने के पश्चात विक्रेता को विनिर्मित या उत्पादित या अर्जित करना होता है। तो ये क्या हुए? फ्यूचर गुड्स। गुड्स मीन्स सेवेंथ वन इज गुड्स। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ गुड्स? मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, बट अदर देन व्हाट? एक्शनेबल क्लेम और मनी। कोई भी एक्शनेबल क्लेम या मनी से हटके जो भी गुड्स होंगे, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, उनको क्या बोला गया है यहाँ पर? गुड्स। विच इंक्लूड्स स्टॉक्स, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास and things attached to or forming part of the land which agreed to be severe of sale or under the contract of sale। तो माल से यहाँ क्या अभिप्रेत है? माल से यहाँ अनुयोजित दावे और धन से भिन्न किसी भी किस्म की जंगम संपत्ति से अभिप्रेत है। और इसमें क्या रहा है? स्टॉक, अंश, उगती फसलें, घास, भूमि, ये सब जितनी भी चीज़ें आ रही हैं अंडर गुड्स। एट्थ है अ पर्सन इज सैड टू बी इंसॉल्वेंट हु सेज टू पे हिज डेब्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पर इंसॉल्वेंट से क्या मतलब होता है? दिवालिया। उसको कब दिवालिया कहा जाएगा? जिसने कारोबार के मालूमी अनुक्रम में ऋणों का संदाय करना बंद कर दिया या वो ऋण अपने नहीं चुका सकता, तो ही इज़ नॉट एबल टू पे हिज डेट, देन ही इज़ कॉल्ड एज अन इंसॉल्वेंट। Mercantile agent means agent having in the customary course of business or such agent authority to sell goods or consign good for the purpose of sale। तो यहाँ पर 2.9 में क्या एक्सप्लेन किया गया है? जो वाणिज्यिक अभिकर्ता होता है। वाणिज्यिक अभिकर्ता से यहाँ पे क्या मतलब है? ऐसा अभिकर्ता जो होने के नाते कारोबार के रूढ़िक अनुक्रम में माल के विक्रय या विक्रय के प्रयोजनों के लिए मार्शेषण या माल के क्रय की प्रतिभूति का खड़ा करने का अधिकार रखता हो। तो मर्केटाइल एजेंट यहाँ पर क्या है कि एनी एजेंट और द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो भी एजेंट है जो सेल करता है गुड्स को, कंसाइन करता है फॉर द पर्पस ऑफ सेल और टू बाय द गुड्स टू रेज मनी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पर 10th में क्या है? प्राइस। प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन, मतलब जो भी कीमत होगी वो यहाँ पर मानी जाएगी, जो माल के विक्रय के धन के रूप में दी जाएगी।
11th वन इज़ प्रॉपर्टी. इट मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी नॉट मेरली अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी से क्या मतलब है, एक साधारण संपत्ति, ना कि कोई विशेष संपत्ति. कोई विशेष संपत्ति नहीं है, यहाँ पर एक साधारण संपत्ति की बात कही गई है, दैट इज़ प्रॉपर्टी. 12th वन इज़ द क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड्स देयर स्टेट और कंडीशन. क्वालिटी ऑफ गुड्स से यहाँ पर क्या है, उनकी क्या स्थिति या दशा है, किस स्थिति में है गुड्स, उनको यहाँ पर क्वालिटी में रखा गया है कि माल की क्वालिटी कैसी है, उनके अंतर्गत क्या आ रहा है, उसकी स्थिति या दशा आती है. सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल्स. वेरी सिंपल. विक्रेता का यहाँ पर क्या मतलब है, जो माल का विक्रय करता है या विक्रय करने का करार करता है. वो पर्सन जो सेल कर रहा है या एग्रीज टू सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको यहाँ पर सेलर कहा गया है. 14th definition is about the specific goods. It means the goods identified and agreed upon a time a contract a sale is made. A contract a sale is made. मतलब यहाँ पर इन स्पेसिफिक गुड्स से विनिर्दिष्ट मान से यह अभिप्रेत है उस समय जब विक्रय की संविदा होती है. जब विक्रय की संविदा होती है तो जो परिलक्षित या करारित किया गया है उसी का ही करना. स्पेसिफिक गुड्स, जहाँ पे हमने स्पेसिफिक किसी गुड की बात कही गई है, उन्हीं गुड्स, मतलब जैसे कि कई सारे गुड्स हैं, उसमें से हमने किसी को स्पेसिफाई कर दिया, नहीं हमें तो ये चाहिए और ये नहीं चाहिए. जहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया है कि किस तरह की माल की सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो वहाँ पर उसको क्या बोला जाएगा, स्पेसिफिक गुड्स. 15th है एक्सप्रेशंस एंड यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट. कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं बट डिफाइन नहीं किए गए हैं, बट जो कि डिफाइन किस में है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में है, तो उनका सेम मीनिंग माना जाएगा यहाँ पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, जैसा कि वहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड हैं वो सारे एक्सप्रेशंस. तो यहाँ पर एक केस है एस अनराज वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु. कौन सा केस है, ए अंसराज वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु AIR 1986. यहाँ पर क्या गया है, लॉटरी टिकट्स कंप्राइजिंग द राइट टू पार्टिसिपेट इन ड्रॉ. जो भी लॉटरी टिकट्स कंप्राइज हुए थे, मतलब जो माने गए थे पार्टिसिपेशन इन द ड्रॉ, आर कॉल्ड एज गुड्स. लॉटरी टिकट को भी माल की श्रेणी में रखा गया है. मतलब सिंपल सी भाषा में ये कहा है कि जो लॉटरी टिकट्स हैं दे आर कॉल्ड एज गुड्स. ओके, तो यहाँ पर हमने गुड्स को देखा कि क्या गुड्स हैं और क्या स्पेसिफिक गुड्स हैं. तो जो भी डेफिनेशन है 2 में, जितने भी क्लॉजेज हैं 1 से लेके 15 को, उनको हमें लर्न करना है कि कौन से 1 से लेके 15 तक में क्या क्या डिफाइन है. 1 में बायर है, सेकंड में डिलीवरी, 3rd 4th 5th 7th में गुड्स हैं, 10th में क्या डिफाइन है, प्राइस. तो ये सब हमें लर्न आउट ही करना होगा. ओके.